And first I have sent you JPG, then after it I sent you PDF file. And it's not my content, it's the blog of someone, but that's a very beautiful blog. I have taken it, and just I want to share with you. I just want to tell you कि what do you find in that poem, जो भी वो है, क्या क्या चीजें. तो today what I have for you, today I have for you O to the West Wind. और हम सबको पता है कि जो ओड है ये सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है. ओड आपका क्या होता है कि वो जस्ट यू कैन से कि इसमें भी म्यूजिक होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, इट्स लॉन्गर देन लिरिक प्रॉपर, और एलिवेटेड थॉट होता है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे सीरियस ढंग से किया जाता है. दिस इज वी फाइंड. तो इस समय ओड का कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हम नहीं बैठे हुए. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि ओड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. इसके पहले की क्लास में वी हैव डन टी एस एलियट, सॉरी, वी हैव डन व्हाट, वी हैव डन पीवी शैली का जो भी वर्क था, जो भी उनका पोएम था, उसको एट अ ग्लांस में उनका लाइफ, उनका डेथ, उनका वर्क को डिस्कस किया गया था. बट टुडे व्हाट आई हैव फॉर यू, टुडे आई हैव फॉर यू ओनली one significant point, and that is this key O to the west wind. Now sharing with you PDF file. Good evening, sir. Yeah, good evening. Now you find O to the west wind. I think is it visible? Yes, sir. Visible. Okay, okay, okay. So I will read, I will dictate, and I will tell you what do you find in this critical appreciation. Here, what do you find? It's a beautiful blog, just written by someone, because nowadays then we find the popularity of the blog and the people are writing on blog. Yeah, I myself is going to create my own blog, and I will also write related to these poems. So you find what you find key. Ode to the West Wind is acclaimed by critics as one of the best lyrics in English language. सबसे पहला चीज तो हमें ये ध्यान में रखना है कि पीबी शैली जिनकी हमने बात करते हैं, he was a revolutionary poet of romantic age, और वो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स जो है उनसे बिलोंग करते हैं. जॉन कीट्स, पीबी शेली, देन आपके लॉर्ड बायरन से. नेक्स्ट पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी और भी पोएम आपने, जैसे स्काईलार्क है या ओड टू द वेस्ट विंड की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और भी उनके वर्क्स हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था. और वी नो इट वेरी वेल कि मेरी शैली से उनका क्या रिलेशन था, वो कैसा थॉट उनका था, और नेसेसिटी ऑफ एथिज्म लिखने की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से जो है एक्सपेल कर दिया गया था. उनके जो दोस्त थे हॉक के साथ, जेफरसन हॉक के साथ, उनको एक्सपेल कर दिया. वो सारी स्टोरी हम लोग कर चुके हैं. अब हमारे यहाँ सिलेबस में जो उनका कंटेंट है, जो कंटेंट का मतलब जो उनका पोएम प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज ओड टू द वेस्ट विंड, जो टर्जा राइमा में लिखा गया है. TERZA, टर्जा राइमा, इटालियन स्टैंजा वर्स फॉर्म में थ्री लाइन्स स्टैंजा मूव करता है. और इसमें उन्होंने वेस्ट विंड को पर्सोनिफाइड किया है. वेस्ट विंड के दो अवतार को बताया है, एक तो डिस्ट्रॉयर और दूसरा प्रिजर्वर. चीजों को जो वेस्ट विंड है वो डिस्ट्रॉय भी करती है और प्रिजर्व भी करती है. डिस्ट्रॉय कैसे करती है? आटम के माध्यम से. प्रिजर्व कैसे करती है? बसंत के माध्यम से. तो आजकल इंडिया में बसंत चल भी रहा है, हम लोग देख रहे हैं. उन्होंने उस चीज को लेके बात किया. उन्होंने कहा वो टू द वेस्ट विंड इज acclaimed by critics as one of the best lyrics in English language. It exhibits the excellence of P.B. Shelley's poetic genius. पीबी शैली का जो पोएटिक जीनियस है, उन्होंने बहुत सारा लिखा, लेकिन इसमें उनका पोएटिक जीनियस काफी अच्छे ढंग से नजर आता है. इट एग्जिबिट्स. एंड व्हाट इज इट? इट्स ओड. व्हाट इज ओड? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, longer the lyric proper, elevated thought, serious presentation. These things we find in ode. Often it is in addressing form. And this, in this ode, who has been addressed? Yeah, what has been addressed? West wind has been addressed. What is west wind? West wind is, you can say, a non-living thing, but that's only what, that's only, you can say, abstract concept hai, not concrete. But here west wind has been personified, and through the west wind, yeah, it is said that ki west wind is the bringer of autumn and spring. And autumn in the poem refers to what, you can say, the downfall of the old tradition. Yeah, this is autumn that contribute in the declining of the old values or old objects, you can say. और उसकी जगह पर जब स्प्रिंग आता है, तो जैसे नई पत्तियां
फूल फल आते हैं, उस तो उसमें उसके माध्यम से उन्होंने बताया। और एक रिवोल्यूशनरी पोएट थे, तो उनका ये मानना था कि जितने भी ओल्ड वैल्यूज है, जो पारंपरिक चीजें हैं, वो खत्म हो जाएंगी और नई चीजों को जन्म लेना चाहिए। और उनका इंस्टीट्यूशन में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। उनका ये कहना था कि इंस्टीट्यूशन हमें बांधे रहेंगे, कंट्रोल में रखते। तो दिस थिंग्स यू फाइंड शेली द आर्टिस्ट एंड शेली द प्रॉफिट। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, शेली द आर्टिस्ट एंड शेली द प्रॉफिट। शेली द आर्टिस्ट तो वो है जो चीजों को क्रिएट करते हैं, शेली द प्रॉफिट वो है जो अपने मैसेज को, जैसा लगता है कि ही इज वर्किंग एज मैसेंजर ऑफ गॉड एंड ही इज गेटिंग मैसेज फ्रॉम गॉड एंड ही वांट्स टू spread that message in entire world with the help of the west wind। तो यहाँ पे शैली का दो रूप है। शैली का रूप जो है प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड। have found the fullest expression in this ode। There is no song in the whole of English literature more passionate, more full of force, by which the idea and its form are united into one unique creation। The feeling of suffering, इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है कि जो फीलिंग है, कौन सी फीलिंग है? द फीलिंग ऑफ सफरिंग, exaltation, hope, regret and rapture make the poem deeply poignant। It's a very significant point। The feeling of suffering, what do you find in the poem? In the poem you find suffering। क्यों? जो पोएट है आपके दिस मैन पीबी शेली, पर्सी बायशी शेली, he was not satisfied with the you can say the contemporary system, जो उनके समय का सिस्टम था, that was the social norms, educational norms, या people's believe in God एंड स्पेशली द रोल ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो वो जो उसमें क्या करते थे, अपने आप को घुटा घुटा उनको बहुत घुटन होती थी। उनको लगता था कि सफोकेशन, ये सब इंस्टीट्यूशन केवल लोगों के अंदर सफोकेशन पैदा करते, उनकी फ्रीडम को छीन रहे। तो उन्होंने अपने सफरिंग को, अपने जॉय को, अपने होप को, अपनी रिग्रेट को, अपने रैप्चर को बहुत खूबसूरत ढंग से एक पॉइजनेंट वे में, पॉइजनेंट का मतलब कि बहुत असीम दुख दुख जो होता है उसमें उन्होंने पिरोया और हमारे सामने पेश किया। द ओड एंड्स ऑन अ थ्रिलिंग एंड प्रोफेटिक नोट। जो ओड है उसका जब वो खत्म होता है तो बहुत ब्यूटीफुल लाइन के साथ खत्म होता है। ऑफन द पीपल कोट दिस लाइन, दे कम टू नो कि हाँ इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जब विंटर आता है तो क्या उसके पीछे जो है आपका स्प्रिंग भी आता है। एक प्रोफेटिक विजन होता है या प्रोफेटिक नोट होता है कि जब दुख होता है तो दुख के बाद सुख की घड़ी आती है। इस तरह का एक बिलीफ है, एक विश्वास है। हो सकता है कि इस धरती पे कुछ ऐसे लोग हों जो केवल पूरी जिंदगी दुख में ही बिता दी हो, उनकी जिंदगी में कभी खुशियां ना आई हो, लेकिन एक ऐसा विश्वास होता है जिसको एक प्रोफेटिक विजन दिया गया, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। नाउ ओड टू द वेस्ट विंड। एक तो मैंने आपको बताया कि ओड टू द वेस्ट विंड क्या है, ओड है, किसमें लिखा गया? टर्जा राइमा में लिखा गया। टर्जा राइमा इटालियन स्टैंजा फॉर्म है। टर्जा राइमा को दांते ने डिवाइन कॉमेडी में भी यूज किया हुआ है। टर्जा राइमा आपका एक ऐसा वर्ड फॉर्म है जिसमें थ्री थ्री लाइन्स के चार, मतलब 12, एक स्टैंजा में 12 लाइन्स होता है और ये पूरा पोएम 5 स्टैंजाज में है। तो इसका मतलब अगर एक में 12 या हो सकता है 15, मुझे लगता है 12 लाइन होती है। तो यू फाइंड उसको लेकर के यहाँ पे। नाउ यू सी Ode to the West Wind can be divided into two parts। इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ थ्री सेक्शन। जो पहला पार्ट है उसमें कितने सेक्शन है? थ्री सेक्शन है। एंड द सेकेंड पार्ट कंप्राइजिंग द लास्ट टू स्टैंजा। इसका मतलब कि पूरी पोयम 5 स्टैंजाज में है। पहले पार्ट, और इस पूरी पोयम को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में 3 स्टैंजा आएगा, फिर दूसरे हिस्से में 2 स्टैंजा आएगा। In the first three stanzas, there is an invocation to the west wind। It's a very important point। In the first three stanzas, there is an invocation to the west wind। पहले शुरू के 3 स्टैंजा में वेस्ट विंड को इन्वोक किया गया। इन्वोक शब्द वहां पे यूज किया जाता है जब किसी देवी देवता को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है। पैराडाइज लास्ट में भी इन्वोक वर्ड जॉन मिल्टन ने यूज किया है टू गेट द ग्रेस ऑफ गॉडेस, मिसिंग द नेम, म्यूजेस, म्यूजेस का। तो सेम वैसे ही आप यहाँ समझिए कि जो वेस्ट विंड है वह एक इनकी नजर में वह केवल एक एयर नहीं है। वेस्ट विंड इज नॉट एन एयर।
बट वेस्ट विंड अगर आप देखेंगे कि वो इनकी नजर में क्या है, वो एक तरह से जो है उसमें डिविनिटी है, उसमें एक तरह का आप कह सकते हैं सिलेस्टियल ब्यूटी है। इट गेट्स पावर फ्रॉम गॉड ऑलमाइटी गॉड वहां से, और इस वजह से उन्होंने उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया। और कहते हैं कि इन द फर्स्ट थ्री स्टैंजास देयर इज एन इन्वोकेशन टू द वेस्ट विंड, एक उसमें आह्वान है। इन द ओपनिंग स्टैंजा द पोएट विविडली डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिजर्विंग नेचर ऑफ द वेस्ट विंड। उन्होंने बताया कि जो ओपनिंग स्टैंजा है, द पोएट विविडली डिस्क्राइब द डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिजर्विंग नेचर, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। पहली बात तो वेस्ट विंड को आह्वान किया गया है, और शुरू के स्टैंजा में, इन द ओपनिंग स्टैंजा, शुरू का जो स्टैंजा है, द पोएट विविडली विविडली क्लियरली डिस्क्राइब्स, कैसे डिस्क्राइब करता है वेस्ट विंड को, जस्ट डिस्ट्रॉइंग एंड प्रिजर्विंग नेचर ऑफ द वेस्ट विंड। जो वेस्ट विंड है उसमें दिखाया गया है कि कैसे वेस्ट विंड डिस्ट्रॉय करता है और प्रिजर्व करता है, उसके उस नेचर को दिखाया गया। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि वेस्ट विंड जब डिस्ट्रॉय का कॉन्सेप्ट आता है तो आटम का वो सिंबल है। थ्रू आटम इट डिस्ट्रॉयज द ओल्ड वैल्यूज और इट प्रिजर्व्स एंड इवन regenerate the important values are old values which are highly significant किसके just with the help of स्प्रिंग का। तो ये जो डिस्ट्रॉइंग का कॉन्सेप्ट है, प्रिजर्विंग का कॉन्सेप्ट है, ये आपको नोट करना है। दूसरा चीज आपको क्या नोट करना, फर्स्ट टू स्टैंजा में वेस्ट विंड को इन्वोक किया गया है, ये चीजें। इन द कंक्लूडिंग स्टैंजा द पोएट implores to fill in him the fiery zeal of its force so that he may be able to drive his dead thoughts। जो कंक्लूडिंग स्टैंजा है उसमें पोएट वेस्टविंड से इम्प्लोर करता है, इम्प्लोर माने रिक्वेस्ट करना, याचना करना, दया की भीख मांगना कि उसको जो है नवाज दे। किससे नवाज दे, टू फिल हिम, उसके अंदर भर दे द फायरी जील। फायरी जील का मतलब है कि उसमें इतना उत्साह भर दे, वो उत्साह से इतना लबरेज हो जाए, उसमें इतनी फोर्स आ जाए कि वो अपने थॉट को पूरी दुनिया में फैला सके। दैट ही मे बी एबल, what is his objective, what is his aim, that he may be able to drive his dead thoughts over the universe and regenerate the world according to his idealism। उसका ऑब्जेक्टिव यही है उनका कि उनके अंदर इतनी शक्ति हो कि उनके जो अपने थॉट है वो पूरी दुनिया में फैला सके, पूरी दुनिया में नहीं बल्कि ब्रह्मांड में फैला सके, और नई चीजों को रीजनरेट कर सके द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हिज आइडियलिज्म, अपने आइडियलिज्म के हिसाब से। जो उनका जो थॉट है वो क्या है, आइडियलिस्टिक है। हिज थॉट इज आइडियलिस्टिक, देयरफॉर ही सेज दैट he is imploring to the west wind कि west wind should just give him strength या make him powerful to spread his thought over the universe and regenerate the world according to his idealism। The poem can be summarized in the following manner। The poet addresses to the west wind। poet ने क्या किया, west wind को address किया। नंबर वन, as the very breath of autumn's life, कि ये जो है क्या करती है, आटम को जन्म देने वाली है। Before it, the dry leaves, yellow, black, pale and red dull are driven away। वो कहते हैं कि जैसे ही आटम आता है तो आटम के आने का मतलब है कि धरती पर जितना भी ड्राई लीव्स होगा, चाहे वह ड्राई लीव्स येलो होगा, ब्लैक होगा, पेल होगा, रेड डल आर ड्राइवेन अवे लाइक द गोस्ट। ये उपमा पूछी जा चुकी, पूछने मतलब इंपॉर्टेंट है, लाइक द गोस्ट। उनका ये कहना था कि जैसे कोई घोस्ट होता, भूत होता है, उस भूत को भगाने के लिए लोग ओझा का या किसी का सहारा लेते हैं। तो एज ही चैंट्स मंत्रा द गोस्ट गोज फार अवे, बहुत दूर चला जाता है। सेम वही कंडीशन उन्होंने एक इमेज लिया है, दैट इज द इमेज ऑफ द गोस्ट। एंड गोस्ट की तुलना किससे की गई है, ब्लैक, पेल और रेड डल, आप कह सकते हैं कि येलो लीव्स से की गई है। जैसे ही आटम आता है तो इस तरह की जितनी पत्तियां हैं वो सूख जाती है और उनका पता नहीं चलता। और ये जो येलो, ब्लैक, पेल एंड रेड डल लीव्स है, दे आर द सिंबल ऑफ द ओल्ड वैल्यूज या इररेलेवेंट थॉट्स, इररेलेवेंट थिंग्स का सिंबल, उसको लेकर के उसमें उसकी तुलना किससे, घोस्ट से की गई है। और गोस्ट बिफोर एंड इंचेंटर, इंचेंटर माने जादूगर, ओझा या जो भी शब्द हम लोग यूज करते हैं। इट ड्राइव्स द सीड्स टू देयर बेड्स अंडर द स्नो वेयर दे विल बी लाइंग। यू फाइंड कि इसके अलावा जो आटम होता है वह उन बीजों को वहां से ले जाता है
और वह बीज कहाँ पे पड़े रहते, जमीन में पड़े रहते पूरे 8 नवंबर या ठंड के महीने तक, फिर जैसे स्प्रिंग आती है वे वहां से निकलते हैं। So the poet addresses to the west wind as the very breath of autumn's life. Before it, the dry leaves, the yellow, black, pale. I have done this. मीन्स इसको मैंने कर लिए हैं कि कैसे हो। और तब तक वे वहां पे वेयर दे विल बी लाइंग टिल द स्प्राउट इन स्प्रिंग, और तब तक वे बीज बाहर नहीं निकलते जो खेतों में पड़े रहते जब तक कि स्प्रिंग नहीं आ जाता। दस इट इज एट वंस अ प्रिजर्वर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ। नोट डाउन दिस पॉइंट। Ode to the West Wind is the symbol of what? It's the symbol of the preserver and destroyer of life. इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया वाइल्ड स्पिरिट। ओल्ड टू द वेस्ट विंड इज अ वाइल्ड स्पिरिट। वाइल्ड का मतलब अनकंट्रोलेबल। यह एक स्पिरिट है, यह एक थॉट है जो अनकंट्रोलेबल है, विच आर मूविंग एवरीवेयर। और यह विचार हर जगह घूम रहा है, उसका प्रेजेंस हर जगह देखा जा सकता है। उसका प्रेजेंस किसके रूप में देखा जा सकता है? डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। डिस्ट्रॉयर का मतलब आटम, प्रिजर्वर का मतलब स्प्रिंग। हियर ओ हियर the west wind is like a stream on whose current loose clouds are scattered like the dead leaves fallen into the stream from trees standing on its bank। अब इन्होंने यहाँ पे दूसरा इमेज लिया, उन्होंने कहा द वेस्ट विंड इज लाइक अ स्ट्रीम। जो वेस्ट विंड है यह एक स्ट्रीम के समान है। on whose current loose clouds are scattered, जिसके आने से जो बादल है वे यहाँ वहां बिखर जाते हैं। और कैसे बिखर जाते हैं? लाइक द डेड लीव्स फॉलन, जैसे कि जो गिरी हुई पत्तियां जो है जमीन पे बिखरी होती है। तो उन्होंने दो इमेज दिया हुआ है कि कैसे डेड लीव्स जो है येलो, ब्लैक, पेल, और आप कह सकते हैं कि ब्लैक में होती है और ओल्ड वैल्यूज का सिंबल है। ऐसे ही जो है जो क्लाउड्स होते हैं आसमान में वे भी जो है बिखर जाते हैं। कब बिखर जाते हैं? स्कैटर्ड हो जाते हैं जब जो है आपका स्ट्रीम आता है वहां पर। From trees standing on its back, the wind is singing the funeral song of the dying year। यार ऐसा लगता है जो विंड है वह जो है एक दुखद गीत गा रही है, जैसे कोई आदमी एक्सपायर कर गया, मर गया, जो उसका फ्यूनरल सॉन्ग गा रही है। क्यों? क्योंकि शताब्दी जो है वह बीतने वाली है और नए वैल्यूज आने वाले, नई चीजें आने वाली। इट इज द डर्ज करे, ये आपने बहुत ही दुखद है ऑफ द डाइंग ईयर, कि आज जो जो वर्तमान समय है या कैसे जो है जा रहा है। To which the dark night with vapor will be a vast tomb। Here is a image, बहुत ऐसा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने एक इमेज यहाँ दिया हुआ है कि इस तरह की चीजें। Now you find the west wind wakes the blue Mediterranean up from the। अब उन्होंने भूमध्य सागर का भी जिक्र किया जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, उसका असर कहाँ कहाँ पर है। इट ब्रेक द लेवल सरफेस ऑफ द अटलांटिक, उसका असर अटलांटिक ओशन में भी है। इनटू चास्म द मेराइन वेजिटेशन फेड एंड फॉल एट द अप्रोच ऑफ द वेस्ट विंड। The sapless foliage of the ocean knows the fury of its voice and suddenly grow grave with fear। इन्होंने एक जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव में बताया कि वेस्ट विंड जहां जहां आती है क्या असर होता है। उसका असर या वो चेंजेस लाती है अटलांटिक ओशन में, मेडिटेरेनियन ओशन में, फिर वहां से जो है मौसम चेंज होता है, वहां से ये सब चीजें आती है। These things you find। The poet identifies himself with the west wind। पोएट ने खुद अपने आप को वेस्ट विंड के रूप में आइडेंटिफाई किया एंड शेयर इट्स फीलिंग। एंड विद द हेल्प ऑफ द वेस्ट विंड ही शेयर्स इट्स फीलिंग। ही शेयर्स द विगर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट विंड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही शेयर्स द विगर, विगर मतलब विहिमेंट, शक्ति को, एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट विंड। बट ही इज लेस फ्री, लेकिन वह महसूस करता है कि वेस्ट विंड तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन पोएट जो है लेस फ्री है। तो पोएट ने इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया? फ्रीडम को दिया हुआ, अपनी फ्रीडम को। दैन द वेस्ट विंड, वो वेस्ट विंड की तुलना में कम फ्री है, कम शक्तिशाली है। इसीलिए वो वेस्ट विंड से कहता है कि टू लिफ्ट मी एज अ वेव, मुझे जो है तुम एक लहर समझ करके, मुझे किसी जो है सागर का या नदी का लहर समझ करके अपने साथ ले चलो। अ लीफ, कोई सूखी हुई पत्ती समझ के अपने साथ ले चलो। एंड अ क्लाउड, और कोई बादल अपने साथ समझ करके मुझे अपने साथ आगे ले चलो। ही बोल्ड एंड स्ट्रांग, और मुझे जब अपना साथी बनाओ तो कैसे बनाओ? मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। द पोएट टेल्स द वेस्ट विंड दैट इन हिज यूथ। पोएट जो है वेस्ट विंड को ये बताता है क्लियरली कि जब वह जवान था, उसके अंदर ऊर्जा थी, वह यंग था, तो वो काफी स्ट्रांग था और चीजों को जो है अपने हिसाब से करता था। पोएट टेल्स द वेस्ट विंड दैट इन हिज यूथ, अपने जवानी में ही वाज आल्सो टेमलेस, वह भी अनकंट्रोलेबल था, किसी की सुनता नहीं था, स्विफ्ट था, तेज था, एंड प्राउड। और जैसे वेस्टविंड अपने ऊपर गर्व करती, वह भी गर्व करता। जिसका एक एग्जांपल हमने देखा कि कैसे वो प्रोफेसरों की बात नहीं माने थे, उन्होंने गॉड के खिलाफ लिखा पैम्फलेट डिसेस्टी ऑफ एथिज्म, और उनको वहां से निकाल दिया गया। दिस थिंग्स यू फाइंड की सब हरकत उन्होंने जवानी में किया था। नाउ यू फाइंड द लास्ट पॉइंट। आई विल टेक ओनली 1 मिनट।
अ हैवी वेट ऑफ आर्ट। फिर बाद में वो कहते हैं कि अ हैवी वेट ऑफ आर्ट, ऐसा लगता है कि समय ने हमें क्या कर दिया है कि अ, झुका दिया है, मैं समय का जो बोझ है वो मेरे ऊपर है, समय ने मुझे क्या किया, चेन कर दिया, बांध लिया एंड वो, और मैं समय के बंधन में बंधा हूँ, झुक गया हूँ। वन टू लाइक दी, एक समय था जब मैं आपके जैसा ही था। वन टू लाइक दी, एक समय था जब मैं आपके जैसा ही था। कैसे था? वेस्टविंड से कह रहे हैं कि टेमलेस था, मेरे मुझे कोई नियंत्रण में नहीं रख सकता था, स्विफ्ट में था एंड प्राउड, और अपने ऊपर गर्व करता था। इन हिज फ्यूरी द पोएट इम्प्लोर्स द वेस्ट विंड टू ब्लो थ्रू हिज हार्ट एंड स्कैटर। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो है वेस्ट विंड उनके दिल में उतर आए, या उनके दिल के जो थॉट है वो हर जगह फैल जाए। हिज थॉट्स ओवर द वर्ल्ड एंड स्कैटर हिज थॉट्स ओवर द वर्ल्ड, और उनके जो विचार है वो पूरी दुनिया में फैल जाए। लाइक द वाइदर लीव्स, जैसे सूखी पत्तियां यहाँ वहां फैल जाती है, टू दैट अ न्यूअर वर्ल्ड, और एक नए वर्ल्ड, सूखी पत्तियां खत्म होती है और एक नए विचार आता है, बेटर मोरल आइडिया, और उसके आधार पर एक अच्छी सोच, एक नैतिक सोच को जन्म दिया जा सकता है। उनका कहने का मतलब ये है कि मैंने बताया वो सिस्टम से सेटिस्फाइड नहीं थे। उनका ये कहना था कि जो प्रेजेंट आइडियाज है, जो थॉट है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक ये जो है उस तरह से नहीं जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाए। देयरफॉर ही सेज ही विशेस द वेस्ट विंड टू कैरी हिज मैसेज। वो वेस्ट विंड से कहते हैं कि मेरे मैसेज को पूरी दुनिया में फैला दिया जाए। टू द स्लीपिंग मैनकाइंड, जो आदमी सो रहे हैं, एंड ही इज होपफुल ऑफ अ मिलेनियम, और वो उम्मीद करते हैं कि उनके यह विचार शताब्दियों तक रहेंगे। द पोएट हैज गॉट द प्रोफेटिक ऑप्टिमिज्म। लास्ट में उसको एक उम्मीद आती है कि आज समय हमारे अनुकूल नहीं, आज मैं कमजोर हो चुका हूँ, आज दुनिया में ओल्ड वैल्यूज की कद्र ज्यादा, नए विचारों को कोई सोच नहीं रहा है। लेकिन वो कहते हैं इफ विंटर कम्स एंड स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सो अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, मेरी अपनी बहुत फेवरेट पोएम रही है, काफी अच्छी पोएम मेरी अपनी नजर में है। ए है, डो बीच है, बाय यूलिसिस रही है, जो बहुत इंस्पायरिंग थॉट को लेकर के आती है। तो यू फाइंड दिस थिंग एंड आई होप कि यू गॉट इट, you don't have any problem to come. What do you see here? What do you find here? If you have any query or question, otherwise I have to just conclude. I don't think you have any problem. Today only 9 people have joined this session, but the recorded video is available, and I also send you PDF file. So go with that PDF file. जो PDF फाइल मैंने अभी आपको भेजा है, कोशिश करके उस PDF फाइल को आप वो रख, यही मैंने एक्सप्लेन भी किया PDF फाइल में मैंने। अभी तक मैं जेपीजी से आपको पढ़ाता था, लेकिन अब मैं उसका PDF फाइल भी भेज दिया करूँ। और यही सारे थॉट है, कोई भी आप किताब ले लेंगे, कोई भी स्कूल ऑफ थॉट को ले लेंगे, इसके बाहर का कोई एक्सप्लेनेशन वहां नहीं निकलने वाला है। इसलिए इफ यू हैव टू गो विद दिस कंटेंट विच आई हैव टेकन फ्रॉम अ ब्लॉग जो कि लिया गया है, उसको आपको नोट कर लेना, क्या क्या मोटी मोटी बातें बताएंगे। जब मैं पोएम को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ और वहां से क्या मीनिंग निकल सकती है। ठीक है, जस्ट कंक्लूडिंग,